नमस्ते। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी साथियों और इतिहास के मुरीदों का इस स्पेशल स्टडी समरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस बेहद रोमांचक दौर में चलेंगे जिसे हम महाजनपदों का युग कहते हैं। ये वो समय था जब भारत में ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं आकार ले रही थीं जिन्होंने आगे चलकर हमारे पहले महान साम्राज्यों की पक्की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का फ्लो एकदम क्लियर और लॉजिकल रहेगा। हम 16 महाजनपदों के इंट्रोडक्शन से बात शुरू करेंगे, फिर मगध के उत्कर्ष के कारणों को समझेंगे और आखिर में हर्यंक, शिशुनाग और नंदवंश के उन खास प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ये कालखंड भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसी दौर में उत्तर भारत में 16 महान राज्यों का उदय हुआ था। अब परीक्षा के नजरिए से ये टॉपिक बहुत ही हाई यील्ड है। आपको इन सबसे शक्तिशाली महाजनपदों, उनकी राजधानियों और उनकी आज की लोकेशंस को बिल्कुल टिप्स पर रखना चाहिए। जरा ध्यान दें, इनमें से लगभग 60% राज्य उपजाऊ गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में ही बसे थे। मगध, जिसकी राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र रही, अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और कोसल जैसे राज्य इनमें सबसे प्रमुख थे। असल में ये शानदार भौगोलिक स्थिति ही उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा राज थी। प्रशासन के मामले में भी हमें यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ आपके पास वजी और मल्ल जैसे गणराज्य थे। इनका प्रशासन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज था और ये संथागार यानी असेंबलीज के जरिए चलते थे। और दूसरी तरफ मगध और अवंती जैसे राज्य थे, जहां का राजतंत्रीय प्रशासन बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था। यहाँ के राजा सर्वशक्तिमान होते थे और अमात्य जैसे अधिकारियों के माध्यम से अपना पूरा शासन चलाते थे। यही वो केंद्रीकरण था जिसने आगे चलकर विशाल साम्राज्यों के निर्माण का रास्ता साफ किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से खास कारण थे जिन्होंने मगध को अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर सबसे ऊपर पहुंचने में मदद की। आइए इसे डिकोड करते हैं। अकेडमिक स्रोत हमें साफ बताते हैं कि मगध का उदय किसी एक जादुई कारक का नतीजा नहीं था, बल्कि ये मगध को मिली शानदार प्राकृतिक संपदा और उसकी महत्वाकांक्षी शासकों के स्मार्ट रणनीतिक फैसलों के बीच का एक परफेक्ट तालमेल था। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो मगध की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी। जरा सोचिए, इसकी शुरुआती राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ये अपने आप में एक ऐसा अभेद्य प्राकृतिक किला था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट की गई तो वो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर होने की वजह से एक जल दुर्ग यानी वाटर फोर्ट बन गई। और सबसे जरूरी बात, मध्य गंगा के मैदानी इलाकों की बेहद उपजाऊ जमीन। इस जमीन ने इतना जबरदस्त एग्रीकल्चरल सरप्लस पैदा किया जिससे एक विशाल स्थायी सेना का खर्च आसानी से उठाया जा सका। सिर्फ भूगोल ही नहीं, इकोनॉमी और मिलिट्री में भी मगध ने बाजी मार ली थी। पास ही आधुनिक झारखंड के इलाकों में लोहे की खदानें मौजूद थीं जिनसे मगध ने उच्च कोटि के हथियार और खेती के उपकरण बनाए। दक्षिण के जंगलों से रथ बनाने के लिए बढ़िया लकड़ी और सेना के लिए हाथी भी बड़ी आसानी से मिल जाते थे। और आपको बता दें, मगध युद्ध में हाथियों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य था। इसके अलावा चंपा नदी के बंदरगाह पर उनके कंट्रोल ने व्यापार को इतना बढ़ा दिया कि उनके पास धन की कोई कमी नहीं रही। मगध को असल मायनों में एक साम्राज्य बनाने का ये जो शानदार सफर था, इसे मुख्य रूप से 3 ताकतवर राजवंशों ने आगे बढ़ाया। हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और अंत में नंदवंश। आइए देखते हैं कि इन तीनों का क्या योगदान रहा। शुरुआत करते हैं हर्यंक राजवंश से। इस वंश ने आक्रामक विस्तार और बहुत ही चतुर कूटनीति के जरिए मगध के साम्राज्यवाद की पक्की आधारशिला रखी। इस वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार की रणनीति सच में कमाल की थी। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं किए, बल्कि सैन्य विजय और वैवाहिक गठबंधनों का एक ऐसा मिक्स तैयार किया जिसने मगध को अजेय बना दिया। एक तरफ उन्होंने अंग राज्य पर हमला कर उसे मगध में मिला लिया, वहीं दूसरी तरफ कोसल, वैशाली के लिच्छवियों और पंजाब के मद्रकुल में विवाह करके न सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि नए व्यापारिक मार्ग भी खोल दिए।
राजगृह में पहली राजधानी का निर्माण भी उन्हीं के विजन का हिस्सा था। बिंबिसार के बाद जब उनके बेटे अजातशत्रु ने सत्ता संभाली तो उन्होंने पूरी तरह से गियर बदल दिया। उन्होंने राज्य का भारी सैन्यीकरण किया, काशी राज्य पर कब्जा कर लिया और राजगृह की जबरदस्त किलेबंदी कर दी। युद्ध के मैदान में अजातशत्रु ने बिल्कुल नए और इनोवेटिव हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे पत्थर फेंकने वाले बड़े बड़े कैटापल्ट्स यानी गुलेल तंत्र और ऐसे खतरनाक रथ जिनमें गदा या मूसल लगे होते थे। इन हथियारों के सामने पड़ोसी राज्य टिक ही नहीं पाए। और हाँ, श्रावस्ती या राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण देना भी उनके शासनकाल की एक बहुत अहम घटना थी। लेकिन कोई भी वंश हमेशा के लिए तो नहीं रहता। हर्यंक वंश जब कमजोर पड़ा तो एक जन विद्रोह के बाद शिशुनाग वंश ने मगध की सत्ता अपने हाथों में ले ली। चलिए अब उनके प्रशासनिक सुधारों को देखते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में अमात्य एक बहुत ही ऊंचे ओहदे वाला अधिकारी या प्रधानमंत्री होता था। अब मजेदार बात यह है कि इस राजवंश का संस्थापक यानी शिशुनाग वो खुद पहले एक अमात्य ही था। उसका सत्ता के शिखर तक पहुंचना हमें ये बताता है कि मगध में अब पावर डायनामिक्स कैसे बदल रहे थे। अब राजा बनने के लिए सिर्फ राजशाही खून का होना ही जरूरी नहीं रह गया था। शिशुनाग की मिलिट्री अचीवमेंट्स में सबसे बड़ी बात थी अवंती के प्रद्योत राजवंश को पूरी तरह से हराना। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इसके साथ ही मगध और अवंती की 100 साल पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई और अवंती के बेशुमार संसाधन सीधे मगध के खजाने में आ गए। इसके अलावा कोसल और वत्स को भी मगध में शामिल कर लिया गया। शासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली भी शिफ्ट किया था। शिशुनाग के बाद आए उनके उत्तराधिकारी कालाशोक। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा टाइट और सेंट्रलाइज्ड कर दिया। उन्होंने क्या किया कि राजधानी को स्थायी रूप से रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम शहर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया और इसके साथ ही लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी उन्हीं के देखरेख में हुआ था। और अब मंच पर एंट्री होती है नंद वंश की। नंद राजवंश अपने साथ एक अभूतपूर्व सेंट्रलाइजेशन और एक ऐसी सैन्य शक्ति लेकर आया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। इन्हें अक्सर भारत का पहला असली साम्राज्य निर्माता माना जाता है। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद की जड़ें कोई बहुत पारंपरिक या रूढ़िवादी नहीं थीं। पुराणों की माने तो वो संभवतः एक शूद्र माता से उत्पन्न हुए थे, लेकिन अपनी बैकग्राउंड के बावजूद उन्होंने जिस कुशलता और क्रूरता के साथ एक बेतहाशा शक्तिशाली और सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य खड़ा किया, वो सच में हैरान करने वाला है। महापद्मनंद की महत्वाकांक्षा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद को एकराट की उपाधि दी थी। एकराट का मतलब होता है वो इकलौता राजा जिसने बाकी सभी शासक, राजकुमारों और क्षत्रिय कुलों का पूरी तरह सफाया कर दिया हो। उन्होंने कलिंग से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और दक्कन के पठार तक अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ दिया था। 6000। जरा इस नंबर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नंद प्रशासन और उनकी ताकत के स्केल को समझने के लिए ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। यूनानी इतिहासकारों ने बाकायदा रिकॉर्ड किया है कि नंदों की स्थायी सेना में उस वक्त पूरे 6000 युद्धक हाथी मौजूद थे। ये एक ऐसी खौफनाक सैन्य शक्ति थी जिसके बारे में सुनकर ही सिकंदर की महान सेना के भी पसीने छूट गए थे और उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। और बात सिर्फ हाथियों की नहीं थी। नंदों के पास 2 लाख पैदल सैनिक और एक विशाल घुड़सवार सेना भी थी। अब आप ही सोचिए, इतनी भारी भरकम मशीनरी को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। इसके लिए उन्होंने एक बेहद सख्त और सुव्यवस्थित टैक्स कलेक्शन सिस्टम लागू किया। व्यापार को आसान बनाने के लिए उन्होंने नाप-तौल के स्टैंडर्ड तरीके अपनाए। और तो और कलिंग जैसे क्षेत्रों में विशाल सिंचाई परियोजनाएं बनवाईं ताकि खेती का प्रोडक्शन कभी कम न हो। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकता है। इतनी अपार दौलत और ऐसी अजेय सेना होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि नंद साम्राज्य का पतन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के हाथों हो गया? दरअसल ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि नंदों ने जनता से इतना भारी टैक्स वसूला कि वे अपनी ही प्रजा के बीच बेहद अलोकप्रिय हो गए। सत्ता के नशे में चूर होकर उन्होंने जनता के कल्याण को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और इसी आंतरिक कमजोरी ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए दरवाजे खोल दिए। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण से टेकअवे क्या है?
यही कि सिर्फ अच्छी ज्योग्राफी या बड़ी सेना होने से साम्राज्य नहीं टिकते। उसके लिए जन समर्थन और दूरदर्शी नीतियां सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी पूरी ऊर्जा के साथ करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।